नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। एक मुश्त रकम मिलने पर कई बार हम दुविधा में फंस जाते हैं। इस रकम का इस्तेमाल कैसे किया जाए, कर्ज का बोझ कम करें, यानी कि जो लोन की प्रीपेमेंट है उसमें इस रकम को लगाना चाहिए या फिर निवेश करें, या फिर क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि आपका लोन जो चल रहा है आप अपने SIP के थ्रू उस लोन की रकम को चुकता करें एक साथ। तो इन तमाम अलग अलग के सिनारियों पर आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे जल्द से जल्द आप कर्ज का जो बोझ है अपने कंधों से चुका सकते हैं, दूर कर सकते हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ ऋषिकेश पालवे हैं, डायरेक्टर आनंद राठी वेल्थ, और प्रतिभा गिरीश, फाउंडर फिनवाइज, माफ कीजिए। स्वागत करते हैं ऋषिकेश और प्रतिभा, आप दोनों का हमारे साथ आज के इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। अगर हम पूरे इस लोन लैंडस्केप की बात करें, सबसे पहले ऋषिकेश, डेफिनेटली भारत में लोन लेने वालों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, और जो हाल ही में आंकड़े भी, सरकारी आंकड़े भी सामने आए हैं, RBI से आंकड़े भी सामने आए हैं, वो भी दर्शाते हैं कि आजकल जो जनरेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोन ले रहे हैं। ज़रा थोड़ा सा इन नंबर्स पर रोशनी डालेंगे कि आखिरकार जो लोन पोर्टफोलियो है कितना बढ़ा है? नमस्ते स्वाति जी, नमस्ते प्रतिभा जी, और सारे दर्शकों को नमस्ते। तो लोन बुक जो आपने कहा वो काफी हद तक बढ़ चुका है, स्पेशली कोविड के बाद। अगर आप देखो कि कंजम्पशन लेड लेंडिंग जो है वो काफी हद तक बढ़ चुकी है। आज के तारीख में अगर लेंडिंग पोर्टफोलियो हम देखें तो करीबन 53.6 ट्रिलियन की राशि का है। उसमें से अधिकतर 51%, 51% जो है वो घर के ऋण की तरफ जाता है, 11% जो है वो वाहन की तरफ जाता है। तो ये स्प्लिट देखा जाता है और ये ग्रोथ देखी जाती है। घर के ऋण राशि जो है, मैंने जो कहा, जो करीबन 51% है, अधिकतर 15 से 20 साल के अवधि के लिए ली जाती है, और उसका इंटरेस्ट रेट जो होता है वो करीबन 8.5 से 11% के बीच में होता है। और टिकट साइज जिसे हम कहते हैं, एवरेज टिकट साइज जो होती है वो करीबन 25 लाख की होती है, और एक रेंज होती है 35-70 लाख के बीच में। और ऑटो लोन्स या फिर वाहन के जो ऋण की बात करते हैं तो वो करीबन 10 लाख, 4 व्हीलर्स जो है वो 10 लाख से ऊपर दिखाई जाता है, और 2 व्हीलर्स जो है वो करीबन 75,000 टू 1 लाख के बीच में देखा जाता है। ऑटो लोन जो है वो 137% से ग्रो हुआ है, स्पेशली आफ्टर कोविड। सो काफी जंप अप दिखता है, स्पेशली ऑटो लोन्स में। और अधिकतर 53.7 एज वेल, ये काफी बड़ा नंबर है। और 53.7 ट्रिलियन ये काफी बड़ा लोन बुक होता है। बिल्कुल। और जैसा जो आंकड़े भी कह रहे हैं प्रतिभा, जैसा ऋषिकेश ने बताया, जो औसतन देखा गया है, जो होम लोन लेने वाले जो ग्राहक होते हैं, 25 लाख तक का लोन तो ऑन एन एवरेज लिया ही जाता है, पर ये जो टिकट साइज है वो 35 से 75 लाख के बीच में अब काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट हो गई है। ये आंकड़े हमें ऋषिकेश से ही मिले हैं, और औसतन 15 से 20 साल का कम से कम इस अमाउंट का लोन लोग लेते हैं। और हमें तो मालूम ही है कि पिछले कुछ टाइम में, स्पेशली जब से ब्याज दरें बढ़ी हैं, 8-8.5% से 11% तक की ब्याज दर से फिलहाल अभी होम लोन चल रहे हैं। ये जो पूरा लोन लेने का जो पूरा ये अब ट्रेंड शुरू हुआ है प्रतिभा, डेफिनेटली ये आपके जो पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग है उसमें लोन मैनेजमेंट को काफ़ी इम्पोर्टेंट कर देता है। शुरुआत में एक थोड़ा बेसिक से आपसे करना चाहूँगी, जब हम कोई लोन लेते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान में रख के लोन लेना चाहिए, सो दैट कल को ये लोन हमारे बाकी जो निवेश है या फिर जो बाकी खर्चे हैं, बचत है, उस पर भारी ना पड़ जाए? पहले तो हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, EMI तो हम सब बताते हैं, लेकिन सोचते नहीं है कि EMI होता क्या है। EMI में दो कंपोनेंट होते हैं, एक है इंटरेस्ट कंपोनेंट और एक है प्रिंसिपल कंपोनेंट। आपने पैसा लिया, वापस दे रहे हैं वो प्रिंसिपल, और उस पर इंटरेस्ट भी बढ़ रहे हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हर महीना जब आप EMI करते हैं, थोड़ा पैसा आपका इंटरेस्ट में जाता है, और जो बाकी बचता है उसी में से प्रिंसिपल पे होता है। तो इनिशियल ईयर्स में जो है आपका इंटरेस्ट पेमेंट बहुत बहुत हैवी होता है, क्योंकि आपका अमाउंट भी हैवी होता है। जैसे आपने बताया 50 लाख है तो पूरा इंटरेस्ट पेमेंट में ही जाएगा। इनिशियल 3-4 ईयर्स में आप देखेंगे तो ज्यादा आपका लोन भरपाई नहीं हो पा रहा।
ओके, तो एक तो आप जब पेमेंट, आपने जो क्वेश्चन पूछा था कि आपको क्या क्या चीज का, तो ये ध्यान रखना चाहिए कि जब आप प्रीपे करना चाहते हैं तो इनिशियल ईयर्स में आपको अगर प्रीपे करेंगे तो बहुत जल्दी 15-20 साल का लोन जल्दी खत्म हो जाएगा, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन लेटर ईयर्स में आपने 10-12 साल कर लिया, बहुत कम है, अभी प्रीपे करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। लेने से पहले क्या क्या देखना चाहिए आपको? देखना चाहिए कि आपका फिक्स्ड इनकम टू ऑब्लिगेशन रेशो क्या है, फॉर बोलते हैं इसको। इनकम आपका कितना है और टोटल कुल मिला के आपका ईएमआई, चाहे वो घर के लिए हो, चाहे वो व्हीकल के लिए हो, एजुकेशन के लिए हो, टोटल ईएमआई कितना परसेंटेज है आपके इनकम का। तो ये चेक करना जरूरी है, क्योंकि वो क्या है ना, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है। आपने मतलब पैसा नहीं भरा ज्यादा और गाड़ी आ गया, घर आ गया, तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसको भरपाई करते करते आपको बहुत दिक्कत हो सकती है और आपके बाकी के गोल्स पीछे रह सकते हैं। इसलिए आपको देखना है कि आप 35 से 40% से ऊपर ना जाए। और घर जैसे एक गोल के लिए तो लोन लेना बहुत जरूरी है, उसके बिना घर नहीं ले सकते। लेकिन ये आप ध्यान में रखें कि प्रिंसिपल कंपोनेंट कितना देना है और आप कितना परसेंटेज आपका इनकम लोन भरपाई की तरफ जा रहा है। एब्सोल्युटली। तो बेसिकली 40% ईएमआई रूल इसको कहा जाता है कि आपकी जो टोटल आय है उसका 40% से ज़्यादा आप अपनी ईएमआई का कंपोनेंट मत रखिएगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है 50% तक, कई लोगों का तो 60% तक जाता है, तो अब मतलब आप ज़्यादा पैसा कर्ज चुकाने में लगा रहे हैं और बाकी जो आपकी ज़रूरतें हैं या निवेश है उसको आप थोड़ा सा नज़रअंदाज कर रहे हैं, या तो आपने फिर सही से लोन मैनेजमेंट नहीं किया है। तो इसी पूरे सिस्टम को हम थोड़ा समझने की अब कोशिश करते हैं कि अगर आपके साथ भी ऐसी स्थिति है तो आप कैसे इसे जल्द से जल्द चुकता कर सकते हैं। ऋषिकेश, एक एक करके आपसे सिनारियों को समझेंगे, क्योंकि हम यूजुअली कहते हैं कि आप ईएमआई तो भर ही रहे हैं, लेकिन कई लोगों के पास ऐसा विकल्प आ जाता है, इनफैक्ट विकल्प होता ही नहीं है, आप या तो ईएमआई भरें या तो एसआईपी करें। तो क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि आप ईएमआई जब पे कर रहे हैं तो लोन की कुछ रकम आप अपनी एसआईपी के जरिए उसको प्रीपे कर पाए या चुकता कर पाए? तो ये इसका गणित कैसे होता है? जी स्वाति जी, तो सर्वप्रथम ये कहना चाहूंगा कि एक उदाहरण लेते हैं। अगर किसी ने लोन लिया है 50 लाख का, तो 50 लाख का लोन लिया है, समझो 20 साल की अवधि के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% का है। तो ईएमआई आएगा इनका 45,000, 45,000 का ईएमआई आएगा। तो अगर ये 45,000 का ईएमआई चुकता करते जाएंगे अगले 20 साल के लिए, तो कुल मिला के उनकी राशि जो अदा करेंगे वो 1,08,00,000 होगी। तो घर की कीमत हुई 50 लाख और इंटरेस्ट पेमेंट हुआ वो 58 लाख का। तो ये हुआ ब्रेकअप एक कॉमन सिनेरियो का, जहां पे आपको 50 लाख का घर खरीदना है और 9% का आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अभी समझते हैं इसका समाधान कैसे हो सकता है, कि ऐसी ऐसी कोई तरकीब है जिसके वजह से इंटरेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाए। तो उसकी एक तरकीब है। अगर आपकी ईएमआई 45,000 की है, उसके 10%, 10% होते हैं 4,500, राउंड इट ऑफ करके 5,000 समझ लेते हैं। अगर आप 5,000 की एसआईपी करते हो अगले 20 सालों के लिए, और अगर वो एसआईपी 14% के हिसाब से साल दर साल बढ़ती जाएगी, तो एट द एंड ऑफ 20 years आपके पास करीबन 65 लाख रुपीज होंगे। तो 65 लाख रुपीज होंगे, तो लेकिन 65 लाख में तो आपने निवेश भी किया है जो 5,000 हर महीने करते थे, तो आपने 12 लाख का निवेश किया है, तो 65 में से 12 निकाल दो, आपके पास 53 लाख रुपए बच जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि 58 लाख का आपने इंटरेस्ट पे किया था, तो 58 लाख के सामने आपका मुनाफा जो हुआ था एसआईपी में, 65 माइनस 12, जो 53 लाख का मुनाफा हुआ था, वो सेट ऑफ करेगा इंटरेस्ट को लेके। तो आपके घर की कीमत सिर्फ 50 लाख हो गई। तो अगर आप 10% ईएमआई के 10% का एसआईपी करेंगे उसी अवधि के लिए, कालावधि के लिए, 20 साल के लिए, तो आपका इंटरेस्ट नेट ऑफ हो जाता है, अधिकतर इंटरेस्ट नेट ऑफ हो जाता है। जो मैंने उदाहरण दिया उससे हम समझ सकते हैं। ओके ओके ऋषिकेश, मतलब कहने का आपका ये है कि आपकी एक ईएमआई चल रही है, 50 लाख की ईएमआई आपने ली है, जिसमें आप 45,000 की जो होम लोन है आपका 50 लाख का चल रहा है, जिसमें आपकी ईएमआई महीना 45,000 की पड़ती है। तो आपने जो एक फॉर्मूला बताया, एक कैलकुलेशन बताया कि अगर आप उस ईएमआई का 10% की भी एसआईपी कर लें अलग से, मतलब मानिए 5,000 रुपए की एसआईपी से अगर आप शुरुआत करें
तो आप कम से कम उस इंटरेस्ट पेमेंट, जो इंटरेस्ट आपका जो ब्याज बनेगा, कम से कम उसको आप पे करने के लायक आगे आने वाले सालों में बन सकते हैं। थोड़ा इसको तो फिर से रिपीट अगर करेंगे, क्योंकि हम कैलकुलेशन दर्शकों के लिए चला रहे हैं अभी। ठीक है, तो हमने लोन लिया है 50 लाख का, ईएमआई आ रही है 45,000, बराबर, क्योंकि 9% 20 साल के हिसाब से 45,000 की ईएमआई आ रही है। अब ये 45,000 की ईएमआई के सामने इसका 10% जो है उसकी एसआईपी करनी है हमें। 45,000 के 10% होते हैं 4,500, कैलकुलेशन के लिए 5,000 मान के चलते हैं। तो 5,000 की आपने एसआईपी चालू की अगले 20 सालों के लिए। आपके कालावधि, जो लोन का कालावधि 20 साल का है, आपका एसआईपी का कालावधि भी 20 साल का पकड़ के चलते हैं। तो 5,000 हर महीने आपने निवेश किया, 5,000 इंटू 12 आता है 60,000, 60,000 इंटू 20 आता है 12 लाख। तो आपकी कुल मिला के एसआईपी में निवेश की रकम हुई 12 लाख, बराबर। अगर ये 5,000 की एसआईपी हर महीने करते जाओगे और वो 14% के हिसाब से ग्रो होती है, तो 20 साल के बाद ये सारी एसआईपी आपने हर महीने जो करी उसकी 65 लाख की वैल्यू होगी। पर आपने निवेश कितना किया था? 12 लाख। 65 में से 12 निकालो, आपके पास 53 लाख का मुनाफा बचता है और आपका इंटरेस्ट कॉस्ट है अराउंड 55-58 लाख। तो ये नेट ऑफ कर देगा 53 लाख एंड 55 लाख को। इस हिसाब से आपका इंटरेस्ट जीरो हो सकता है, करीब करीब जीरो हो सकता है या मिनिमल हो सकता है, और आपका घर जो है वो 50 लाख में आ जाएगा। जब मैंने पहले बोला था 50 लाख का घर के लिए आपको 58 लाख का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा अगले 20 सालों के लिए। ओके, तो बेसिकली लोन मैनेजमेंट के साथ साथ आप एक फाइनेंशियल प्लानिंग भी कर रहे हैं, एक एसआईपी भी कर रहे हैं, उस लोन के ब्याज को कम से कम चुकता करने की, ये एक तरीका हो सकता है। ये बहुत ही स्मार्ट प्लानिंग है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और ये अगर आप अपने लोन टेन्योर के शुरुआती सालों में करेंगे, जैसा प्रतिभा भी बता रही थी कि शुरुआती सालों में इंटरेस्ट का जो पे आउट होता है सबसे ज्यादा होता है, वहां पर लोन प्रीपेमेंट का फायदा सबसे ज्यादा होता है। प्रतिभा, कई लोगों के पास एक मुश्त पैसा आता है, वो चाहते हैं कि इस एक मुश्त पैसे को हम लोन के प्रीपेमेंट में लगा दिया जाए, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता है कि अगर मानिए वो लोन टेन्योर के बिल्कुल टुवर्ड्स एंड हो तो शायद उस प्रीपेमेंट का फायदा ना हो। तो आप यही कहेंगे अगर आपके पास एक मुश्त पैसा आए तो क्या उसको लोन प्रीपेमेंट पे लगा दें, अगर मानिए वो लोन अवधि के शुरुआती साल में हो, या फिर उसी पैसों को आप एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट करें और वो जो आपको कमाई होगी एसआईपी से कमाई, उसको आप लोन के एक्स्ट्रा ईएमआई में लगा दें। क्या ये तरीका भी हो सकता है कि आपकी कमाई भी हो रही है और ईएमआई कंपोनेंट, क्योंकि होम लोन पर तो आपको टैक्स का बचत भी मिलता है, आपको टैक्स की छूट भी मिलती है, तो क्या ये सिनारियो भी हम अपना सकते हैं? आमतौर पे अगर लोन है तो ये सोचना, मतलब ये नॉर्मल है कि हम भी बताते हैं जो आपका लोन है हाई इंटरेस्ट रेट वाला लोन, उसको पहले पे करो फिर एसआईपी करो। लेकिन ये जो लोन्स जो हर एक के पास होता है, जैसे होम लोन और या फिर एजुकेशन लोन, बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि इनके टैक्स बेनिफिट्स, जैसे आपने बताया, टैक्स बेनिफिट्स भी होते हैं। तो इसमें हाँ, जो वन पुराने साइज फिट साल ऑल के नहीं होते हैं। होता है। तो मान लीजिए अगर आपका इनिशियल ईयर्स में आपके पास एक मुश्त पैसा आया है तो इट मेक सेंस थोड़ा बहुत आप उसको पे कर दें दूसरे लोन्स को। लेकिन होम लोन का आपको ये समझना है आपका नेट रेट क्या है। भले ही आपका लेटर बताता है कि 8.5% आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, लेकिन क्योंकि आपको और आपके स्पाउस के साथ आप ले रहे हो, हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके ले रहे हैं, तो 2-2 लाख का टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है। मान लीजिए 50 लाख का आपने लोन लिया है, 8.5 तक का आपका इंटरेस्ट है, बिकॉज दोनों को टैक्स डिडक्शन मिला है तो वो इंटरेस्ट पेमेंट के लिए, तो आपका नेट एक्चुअल रेट है 6.22%, बिकॉज 4 लाख पे तो डिडक्शन मिल गया 6.22%। तो आपको ये सोचना है कि आप 6.22 से बेहतर कमा सकते हो, मेरे हिसाब से कर सकते हो, तो इट मेक सेंस कि आप वो इन्वेस्ट कर दें। लेकिन एक ध्यान जरूर रखें कि आज के तारीख में अगर आप लास्ट 2 इयर्स का देखेंगे तो आपको लगेगा कि हमेशा ये ऊपर चलता रहेगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट करेक्शन हो जाए, लेकिन आप लंबे समय अवधि लेके चलो, 5 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट करो तो डेफिनेटली 6.22 का डबल भी हो सकता है। तो इट्स बेटर टू इन्वेस्ट रादर देन प्रीपे द लोन। लेकिन अगर आपका क्रेडिट कार्ड का लोन है या बहुत हाई इंटरेस्ट 11-12% का लोन है तो उसमें कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो डेफिनेटली पे बैक द लोन। ये मतलब डिपेंडिंग ऑन द लोन, डिपेंडिंग आपका
कहाँ पे है, मतलब जैसे बताया कि स्टार्टिंग में है, एंडिंग में है, आपका लोन पेमेंट में कितना समय अभी बाकी है, आप डिसाइड कर सकते हैं। बट बाय एंड लार्ज होम लोन के लिए इट मे मेक सेंस कि आप इन्वेस्ट करें एंड नॉट प्रीपे द लोन। ओके, तो बिल्कुल जैसा बताया प्रतिभा ने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का लोन रीपे कर रहे हैं। प्रीपे करना चाह रहे हैं, होम लोन है तो आपको तो ऑलरेडी टैक्स बेनिफिट मिल ही रहा है। लेकिन अगर महंगा लोन है, क्रेडिट कार्ड का लोन है, बेसिकली बैड लोन है, तो वो बेटर है। एक मुश्त पैसा आता है तो आप उसको खत्म ही कर दीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी ज़रा चर्चा जारी रखेंगे कैसे आप स्मार्ट लोन मैनेजमेंट कर सकते हैं, कैसे आप एसआईपी से वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हैं, लोन भी चुका सकते हैं। इसका कुछ और गणित समझते हैं, थोड़ी देर में बने रहिए हमारे साथ। कैसे करें एसआईपी से लोन की भरपाई, चर्चा चल रही है। हमारे साथ हैं ऋषिकेश पालवे आनंद राठी वेल्थ से और प्रतिभा गिरीश फाउंडर फिनवाइज। ऋषिकेश, ये भी लोग चाहते हैं कि जो उनका लोन टेन्योर है वो कम हो जाए, तो ज़रा इसका एग्जाम्पल दीजिए कि कैसे एसआईपी से या एसआईपी करके हम एक विद इन लोन टेन्योर भी अपने एसआईपी की भरपाई कर सकते हैं। क्या इसका कोई तरीका है? जी बिल्कुल स्वाति जी, हर एक चाहता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाए। एक टंगती तलवार होती है जो ईएमआई की टंगती तलवार होती है, वो सर पे ना रहे और फ्रीडम रहे, फाइनेंशियल फ्रीडम रहे। तो उसके लिए क्या होता है, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि 5,000 का अगर आप एसआईपी कर रहे हो महीना दर महीना, एक समय ऐसा आता है 14 साल के बाद समय ऐसा आता है कि आपकी जो निवेश की रकम जो है उसकी मूल्य होता है करीबन 24-25 लाख रुपए। और आपका आउटस्टैंडिंग लोन, जो पहले एग्जांपल में मैंने बोला था कि अगर आपका घर 50 लाख का है और आपने 9% के हिसाब से लोन लिया हुआ है 20 साल के लिए, तो ईएमआई 45,000 की आएगी। तो 14 साल के बाद आपका आउटस्टैंडिंग लोन जो होता है वो करीबन 24-25 लाख होता है। और आप जो निवेश कर रहे हैं 5,000 एसआईपी, उसकी भी रकम पूरी मिला के 24-25 लाख हो जाती है। तो एग्जैक्टली क्या होता है, 14 साल के बाद अगर आपको फोरक्लोज करना है लोन को, तो आप आराम से वो 25 लाख जो आपका निवेश की रकम की वैल्यू हुई है उसको पे करके फोरक्लोज कर सकते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। और इसी में स्टेप अप भी एक तरीका है ऋषिकेश। अगर क्योंकि हमारी तो आय भी बढ़ती रहती है, तो आय के साथ साथ आप एसआईपी भी बढ़ाएं, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा इस पूरी कैलकुलेशन में? बहुत फर्क पड़ेगा इस कैलकुलेशन में। अधिकतर देखा जाता है कि कई बार क्योंकि अवधि बहुत ज्यादा है तो कंपाउंडिंग बहुत काम की चीज होती है। तो वापस एक बार समस्या क्या है ये देख लेते हैं, या प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है ये देख लेते हैं। हमने 50 लाख का घर खरीदा है जिसके ऊपर हमने ब्याज भरा है 58 लाख का, दोनों मिला के 1,08,00,000 में वो घर पड़ा है 20 साल के बाद। अगर हम स्टेप अप एसआईपी करते हैं, समझो 7,000 की एसआईपी साल दर साल करते गए, या समझो 7,000 की एसआईपी जो है महीना दर महीना करते गए, 20 सालों के लिए की हमने ये एसआईपी, तो हमारी पास 20 साल के अंत में अगर वो 14% से ग्रो होता है तो हमारे पास 1,73 लाख रुपीज मिलते हैं हमको 20 साल के बाद। अब ये 1,73 लाख में से 50 लाख जो है, 48 लाख जो है वो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो एसआईपी में। तो 1,73 माइनस 50 लाख, फिर भी हमारे पास 1,23 लाख बचते हैं। हमारी घर की कीमत कितनी थी? 1,08 लाख। तो वो हम पूरा नेट ऑफ करके भी 1,23 लाख के सामने 1,08 लाख अगर घटाते हैं तो फिर भी 10-11 लाख जेब में मिलते हैं। घर तो फ्री हो ही गया और 10-11 लाख जेब में आ गए। अगर हम 7,000 की एसआईपी करते महीना दर महीना और हर साल उसको 10% से ग्रो करते हैं, मतलब पहले साल हर महीना आपने 7,000 की, दूसरे साल आपने 7,700 की, तीसरे साल आपने 8,470 की। इस हिसाब से हर साल 10% से आप स्टेप अप करते जाते हो एसआईपी में। तो ये गणित आता है कि एंड ऑफ 20 इयर्स आपका घर फ्री हो जाता है और आपके जेब में 10-12 लाख रुपए आ जाती है इंक्रीमेंटल। ओके, बिल्कुल। तो स्टेप अप, जैसे जैसे आय बढ़े आप स्टेप अप कीजिए एसआईपी को, और उस तरीके से आप अपने लोन को भी प्रीपे कर सकते हैं। ये तो एक अलग कैलकुलेशन की बात हुई प्रतिभा, लेकिन जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग में एडवांस प्लानिंग की बात करते हैं, जब हम अपने गोल सेट करते हैं, जिसमें हमारा एक गोल भी होता है कि आज से 5 साल के बाद, आज से 6 साल के बाद हमें अपना घर खरीदना है
या होम रेनोवेशन करना है, बहुत सारे हैं, तो उस टाइम की जो प्लानिंग है, जो एडवांस प्लानिंग है, उसमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ये तो हमने साइमल्टेनियस प्लानिंग समझ ली, पर एडवांस प्लानिंग कितनी जरूरी है? घर खरीदने से पहले अगर आप डिसाइड करेंगे तो आपका लोन अमाउंट कम हो सकता है, क्योंकि लोग घर खरीदने के कुछ महीने पहले सिर्फ सोचते हैं अभी डाउन पेमेंट कहाँ से आने वाला है, तो बाकी गोल्स कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। तो घर खरीदने से पहले ही आपने सोच लिया 5 साल बाद हमें घर खरीदना है और हम इतना डाउन पेमेंट देना है हमें, और कहाँ पे सेव करना है। अगर उसका रिटर्न्स भी अच्छा आया तो मान लीजिए आप 80% के बदले में सिर्फ 70% का लोन ले लें। ओके, दैट्स वन थिंग। द अदर थिंग जो लोन्स में आपको ध्यान रखना चाहिए होम लोन के लिए, अगर आपके पास सरप्लस है, आप बहुत यंग पर्सन है, आज की तारीख में आपका जो सैलरी है वो बहुत तेजी से बढ़ने वाला है, तो आप ओवरड्राफ्ट लोन जरूर कंसिडर कीजिए। ओवरड्राफ्ट लोन में ऐसा होता है, आपके पास जब सरप्लस है उसको होम लोन अकाउंट में अगर आप पार्क करते हैं तो वो पैसे को प्रीपेड माना जाता है और उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं लगता। इससे भी बिना कुछ किए आपका टेन्योर होम लोन जो 15 साल 20 साल का है वो कम हो जाएगा, इफ यू कीपिंग योर सरप्लसेस देयर। और सबसे मजेदार बात है कि आपको जब जरूरत है तो वो सरप्लस को आप निकाल सकते हैं। प्रीपेमेंट में ऐसा होता है कि आपने दे दिया तो दे दिया, वापस नहीं ले सकते। होम लोन बहुत कम इंटरेस्ट वाला लोन है, अगर आपको कोई ल्यूक्रेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मिला बिल्कुल। तो वापस भी ले सकते हैं। तो आप एडवांस में प्लानिंग करेंगे तो कम आप लोन लेंगे, और अगर आप ओडी लोन कंसिडर करेंगे तो आपका टेन्योर कम हो जाएगा। सिर्फ एक छोटी सी बात है कि नॉर्मल लोन से ये 0.25 0.3% एक्स्ट्रा आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ये सिर्फ उन लोग के लिए जो मतलब जिनका सरप्लसेस बढ़ने वाला है, आगे जाके भी बढ़ने वाला है, और अभी भी उनके पास काफी सारा सरप्लस है जो पड़ा रहता है बैंक में, उसको ये अकाउंट में रखने से आपका लोन जल्दी खत्म हो जाएगा। ओके, और ऐसे कौन से, क्योंकि आपने थ्रू एसआईपी ऋषिकेश बताया कि इस पूरे लोन प्रीपेमेंट के गोल को पूरा कर सकते हैं विद इन इक्विटी, कौन से ऐसे रहेंगे फंड्स वेरी क्विकली जो आप सजेस्ट करेंगे? लार्ज कैप फंड में कॉन्ट लार्ज कैप एक बहुत बेहतरीन फंड है। मल्टी कैप फंड में कोटक मल्टी कैप बहुत अच्छा फंड है। कॉन्ट्रा बेट लेना चाहिए एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में। स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड जो है वो काफ़ी अच्छा है। और जैसे हमने कहा कि टैक्स बेनिफिट जो मिलते हैं अंडर सेक्शन 24 ATEE और ATEE, इसके अलावा ELSS में निवेश करोगे करीबन 1.5 लाख का, तो अंडर सेक्शन 80C में आपको रिलीफ भी मिलता है। तो ELSS अगर निवेश करने की चाहते हो तो HDFC ELSS टैक्स सेवर जो है वो काफ़ी अच्छा है। तो ये 4-5 फंड्स में अगर आप निवेश करते जाओगे अगले, पर इनको रिव्यू करना हर साल 2 साल में रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज अगर आप पूछो तो ये 4 फंड्स में निवेश करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप वो 14% का रिटर्न बनाए 20 साल के बाद। ओके, तो ये हमने की आज खास चर्चा, कैसे आप अपने एसआईपी और ईएमआई को मैनेज कर सकते हैं। धन्यवाद ऋषिकेश और साथ ही प्रतिभा, आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रुकते हैं ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।